तो दोस्तों आज अकाउंट्स को रॉकेट साइंस से नॉर्मल साइंस बना देते हैं। टर्मिनोलॉजी कंफ्यूजिंग लगती है, उसे हलवा बना के खा जाते हैं। तो हलवा बना के तभी खाओगे अगर आप इस वीडियो को वॉच आउट करोगे अच्छी तरह से तो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस यहाँ से देखे गए हैं, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा और हलवा खाने के लिए तैयार रहिएगा। सो आई सुरभि गुप्ता वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी विद सुरभि। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग सुपर ग्रेट। तो अच्छे से पढ़िए इस लेक्चर को, लर्न करिए, रिवाइज करिए, जितनी ज्यादा बार हो पाए उतनी ज्यादा बार। क्यों? क्योंकि आज की मेहनत ही कल का रिजल्ट लिखती है। तो बस रुकना मत, पढ़ते रहिए और अपनी सिलेक्शन को 100% कंफर्म करवा लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट जो आपने प्रीवियस वीडियो को दिया। वैसे ही इस वीडियो को भी आप ढेर सारा प्यार दें और अगर 50+ लाइक्स आ जाते हैं इस वीडियो पे तो मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगी आपके अकाउंटेंसी की। क्यों? क्योंकि इसी चीज से मुझे पता चलेगा कि यू गाइज आर इंटरेस्टेड एंड वांट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज। साथ ही हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था अकाउंटिंग की मीनिंग के बारे में, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस किया था। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का डिफरेंस हमने डिटेल में पढ़ा था। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था। ये सब टॉपिक्स पढ़े थे हमने डिटेल में। साथ ही में हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे। जैसे आजकल एग्जामिनर फ्रेम कर रहा है एमसीक्यूज, उसी पैटर्न में हमने एमसीक्यूज आपके लिए फ्रेम किए थे और डिस्कस किए थे। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूडेड थे। सो जाके वॉच आउट करें उस सीरीज को, क्योंकि वो एज अ फाउंडेशन की तरह आपके लिए काम करेगी सीरीज। आगे का स्ट्रक्चर आज की वीडियो से ही, आज के लेक्चर से ही बनेगा। तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और सरप्राइज के लिए वेट करिए। सरप्राइज आपको मिडल में या एंड ऑफ द वीडियो में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक जो रहेगा हमारा कि एसेट्स क्या होते हैं। हम इस टाइप से पढ़ेंगे कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं उसे भी दिक्कत ना आए समझने में। तो बिजनेस के पास क्या क्या है, वो क्या हो गया? एसेट्स हो गया। बिजनेस के पास क्या क्या है? बिजनेस के पास कैश होता है, मशीनरी होती है, ऑफिस इक्विपमेंट्स होते हैं, राइट, स्टॉक होता है। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गए एसेट्स। वेरी सिंपल, ठीक है। ये बिजनेस के पास क्या क्या है वो क्या हो गया? एसेट्स हो गया। मींस एसेट्स क्या हो गया? हर वो रिसोर्स जिसकी क्या हो, इकोनॉमिक वैल्यू हो, उसे क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। तो मैम इकोनॉमिक वैल्यू से क्या मतलब? मींस कि बच्चे हर वो रिसोर्स जो इतनी कैपेसिटी रखता हो कि उससे मनी जनरेट हो, उससे क्या जनरेट हो, उससे मनी जनरेट हो, उसे क्या बोलेंगे? वो क्या है? एसेट है बिजनेस। सो एसेट इज एनी रिसोर्स जो ओन कौन करेगा, किसके पास होगा? आइदर कंपनी या इंडिविजुअल के पास, और वहां से क्या जनरेट हो? मनी या इनकम जनरेट हो, उसे क्या बोलेंगे? एसेट बोलेंगे। सो एनी रिसोर्स ओन्ड बाय कंपनी और इंडिविजुअल and that has the capacity to generate money or income is known as asset, right? No ma'am, please tell us resource क्या होता है? तो बच्चे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी नीड्स एंड वांट्स हैं। तो इन नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए, वी नीड समथिंग। तो जो चीजें चाहिए वो ही क्या है? रिसोर्स है। जैसे टाइम, टाइम इज अ वेरी प्रीशियस रिसोर्स। ह्यूमन एज अ रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स हो गए जैसे कैश, मनी, नेचुरल रिसोर्सेज हो जाते हैं, स्किल्स एज अ रिसोर्स, राइट। सो ये सब क्या हो गए? रिसोर्सेज हो गए। तो एसेट्स क्या हो गए? हर वो रिसोर्स जहां से मनी जनरेट हो उसे बोलते हैं एसेट। तो आओ थोड़ी सी एग्जांपल्स जानते हैं। जैसे कैश, कैश इटसेल्फ इज अ मनी, तो ये क्या हो गया? एसेट हो गया। अब इन्वेंटरी जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक भी बोलते हैं। तो बिजनेस के पास कुछ सामान रहता है तो वो क्या होता है? वो भी एसेट होता है। क्यों? क्योंकि आप उसे सेल कर सकते हो, वहां से आपको क्या जनरेट होगा? मनी और पैसा जनरेट होगा। मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, कॉपीराइट हो गई, ये सब क्या हो गए? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट्स। सिंपल, क्लियर है ना नाउ कि हर वो चीज जो बिजनेस के पास होती है और जहां से उसे पैसा जनरेट होता है उसे बोलते हैं एसेट्स। अभी हम इसकी बाइफरकेशन, डिवीजन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सो हियर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, टाइप्स ऑफ एसेट्स और ब्रांचेस ऑफ एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड यूजेबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे टू टाइप्स रहती हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स।
कन्वर्टेबिलिटी मतलब कन्वर्जन के बेसिस पे। करंट एसेट्स जिसको हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोलते हैं, मतलब कि ये शॉर्ट टर्म के लिए एसेट्स होते हैं। मींस यहां से मनी आपको शॉर्ट टर्म में ही जनरेट हो जाती है विद इन 1 ईयर। अगर विद इन 1 ईयर आपको मनी जनरेट हो जाए उसे क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स बोलेंगे। शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोलते हैं इसको साथ ही में हम लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं। इंटरचेंजेबली यूज हो कर देते हैं करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स को, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में। सो करंट एसेट्स मतलब कि वो एसेट्स जो विद इन 1 ईयर ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे इन्वेंट्री, कैश, ये क्या हो गए? आपके करंट एसेट्स हो गए। नॉन करंट एसेट्स हो गए लॉन्ग टर्म एसेट्स। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होंगे उन्हीं को तो हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स आर आल्सो नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। क्यों? क्योंकि ये कैश में जल्दी से कन्वर्ट नहीं होते हैं। मींस कि ओनर पैसा लगाता है इन एसेट्स में। क्यों? क्योंकि ये लंबे टाइम के लिए वो ओनर इन्वेस्ट करना चाहता है पैसा। तो ये क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। यहाँ से रेगुलर इनकम जनरेट होती है। लैंड हो गई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो लंबे टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट हो गया। ये मोर देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं उसमें जो कैश में कन्वर्जन होती है वो आफ्टर 1 ईयर होती है। अगर विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्जन हो जाएगी, मतलब मनी जनरेट आपको विद इन 1 ईयर हो जाएगी, तो करंट एसेट्स हो जाएगा। और आफ्टर 1 ईयर अगर कैश में कन्वर्ट होगा, मनी जनरेट होगी, तो नॉन करंट एसेट्स हो गया। फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे टेंजिबल और इंटेंजिबल रहता है। अगर आप देख सकते हो, यू कैन टच देम, यू कैन सी देम, तो टेंजिबल हो गया। जैसे ऑफिस सप्लाईज, बिल्डिंग्स। इफ यू कांट टच देम, कांट सी देम बट ओनली फील देम, तो वो क्या हो गया? इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली इसमें आ जाएगी। यूजेबिलिटी पे मतलब कि यूज वैल्यू क्या है, बिजनेस में क्या क्या यूज है उसका, उसके बेसिस पे भी 2 टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग हो जाता है जो डे टू डे वर्किंग में काम आता है, जैसे मशीनरी, फैक्ट्री, ये क्या हो गए? आपके ऑपरेटिंग एसेट्स हो गए। अदर एग्जाम्पल्स हो गए, स्टॉक्स आ जाते हैं, डेटर्स आ जाते हैं। हम पढ़ेंगे डेटर्स कौन होते हैं, या कैश। नॉन ऑपरेटिंग हो गया जो कोर एक्टिविटीज में काम नहीं आता, बट फिर भी वो क्या है? एसेट है बिजनेस का। क्यों? क्योंकि वहां से मनी तो जनरेट हो सकती है फ्यूचर में। जैसे अनयूज लैंड है या कोई आइडल इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गए? नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हो गए। सो करंट एसेट्स कौन से हो गए? जो रेडली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, उन्हें क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, या शॉर्ट टर्म एसेट्स बोलते हैं। समटाइम्स इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं लिक्विड एसेट्स के साथ। नॉन करंट एसेट्स हो गए लॉन्ग टर्म एसेट्स, जो रेडली कन्वर्ट नहीं होते कैश में, बट उसको आपने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होता है अपने पैसे को। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एक्सिस्टेंस में टेंजिबल इंटेंजिबल आ जाते हैं। जिनको आप देख सकते हो वो टेंजिबल, जिनको आप फील कर सकते हो इंटेंजिबल। जो कोर ऑपरेशंस में यूज होते हैं उन्हें ऑपरेटिंग एसेट्स बोलते हैं, और जो कोर ऑपरेशंस में यूज नहीं होते उन्हें नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स बोलते हैं। क्लियर? नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में डेट या कर्जा, वो क्या हो गया? लायबिलिटी। तो ये ऑब्लिगेशन होती है जो एक पर्सन को पे ऑफ करनी रहती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये क्या है? ये बर्डन है एक पर्सन पे, जो इसको ये लेके चल रहा है और इसको ये पे ऑफ करना है। टाइप्स 2 टाइप्स की रहती हैं, पर्सनल और बिजनेस। नाम से ही समझ आ रहा होगा, पर्सनल लायबिलिटी मतलब जो पर्सन की लायबिलिटी है। जैसे क्रेडिट कार्ड किसी ने परचेज कर लिया है, अपने बच्चे के लिए लोन ले लिया है, फ्यूचर में कुछ पेमेंट्स करनी है, मॉर्टगेज कर दी है कोई प्रॉपर्टी, तो ये लायबिलिटीज हो गई। उसके बाद बिजनेस लायबिलिटीज हो गई। जो लायबिलिटीज क्या होंगी? बिजनेस की होंगी, उसे बोलेंगे बिजनेस लायबिलिटीज। जैसे टैक्सेस पे करने हैं, पेंशन पेमेंट्स हैं, बैंक से लोन ले लिया है, क्रेडिटर्स हो गए आपके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, कोई बिल्स पेएबल हैं, ये सब क्या हो गई? बिजनेस लायबिलिटीज हो गई। तो मैम लायबिलिटीज होना अच्छा है या बुरा है? लायबिलिटीज होना अच्छा भी है, गुड भी है एंड बैड भी है, प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी से क्या होता है? बिजनेस ग्रो होता है, क्योंकि पैसा आता है। तो जब आपके पास पैसा आएगा तो आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड ये बुरा भी है, क्यों? क्योंकि वही आप पे कर्जा क्रिएट हो जाता है, डेट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपको वो पे करना रहेगा, चाहे आपके पास पैसा है नहीं है, पर आपको वो पे ऑफ करना है। नाउ कमिंग टू योर टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। 3 टाइप्स की लायबिलिटीज रहती हैं। करंट लायबिलिटी,
नॉन करंट लाइबिलिटी और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी हो गई वो लाइबिलिटी जो आपको विद इन 1 ईयर में पे बैक करनी है, जो 1 साल के अंदर अंदर ही आपको वापस करनी है, वो हो गई करंट लाइबिलिटी। इसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं, मतलब थोड़े टाइम के लिए आपने कर्जा लिया है, मतलब आपको 1 साल के अंदर अंदर उसे पे बैक करना है। एग्जाम्पल आ जाती है क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन, राइट। नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी हुई? जो आपको पे बैक करनी रहती है आफ्टर 1 ईयर, जिसका टेन्योर मोर देन 1 ईयर रहेगा पे बैक करने का या पे ऑफ करने का, उससे क्या बोलेंगे? नॉन करंट लाइबिलिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन हो गया, इनको नॉन करंट लाइबिलिटीज को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। जैसे इनको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बोलते हैं तो इनको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स आ जाते हैं, राइट। नाउ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ये असली में लाइबिलिटीज नहीं होती हैं, ये लाइबिलिटीज बन भी सकती हैं फ्यूचर में। ऐसी लाइबिलिटी जो फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन सम अनसर्टेन इवेंट, मतलब अभी कंफर्म नहीं है पर हो सकती है, अगर इवेंट हुआ तो लाइबिलिटी बन जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है। और अगर इवेंट ही ना हुआ तो लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। सपोज कोर्ट केस चल रहा है, अगर हार गए तो लाइबिलिटी, नहीं हारे तो कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, राइट। ये एज अ फुट नोट की तरह शो करते हैं हम बैलेंस शीट में, ठीक है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज आपको अच्छे से कंफर्म हो गया होगा। एसेट्स हो गया हर वो चीज जहां से आपको पैसा आ रहा है, वो एसेट हो गया, और जहां से पैसा जा रहा है वो हो गई लाइबिलिटी, राइट। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? ओनरशिप होती है। इक्विटी को आपने कैपिटल के साथ इंटरचेंजेबली यूज नहीं करना है। कैपिटल क्या होगी? मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस, ये क्या हुई? कैपिटल हुई। बट इसमें कैपिटल में कुछ आपकी ओनरशिप होगी, कुछ आपने डेट लिया होगा, तो वो टोटल ही कैपिटल बन गया। पर जो सिर्फ आपकी ओनरशिप होगी उसे बोलेंगे इक्विटी। सिंपल, समझ आया कि जो आपकी ओनरशिप होगी वो क्या होगी? इक्विटी होगी। डेट होगा जो आपने लोगों से लिया है और जो आपको उनको वापस करना है। तो इक्विटी मीन्स ओनरशिप। आपने क्या इन्वेस्ट किया बिजनेस में? तो 3 टाइप्स की रहती है, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस। स्टॉक्स में इक्विटी रहती है, स्टॉक्स में आपका ओनरशिप रहती है। सपोज एबीसी कंपनी है, उसके आपने शेयर्स परचेज किए, सपोज 20% शेयर्स परचेज किए, तो आपकी ओनरशिप या आपकी इक्विटी कितनी होगी? 20%। तो पीस ऑफ ओनरशिप इन कंपनीज। रियल एस्टेट में भी सेम रहता है, होम इक्विटी होती है कि आपने एक होम परचेज किया, तो अब आपको उसमें कितना पैसा है वो आपकी होम इक्विटी हो जाएगी। आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि वैल्यू कितनी है घर की? सपोज 10 लाख का घर है, सपोज, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। सपोज 10 लाख का घर है पर आपने उसमें से 6 लाख लोन ली है, होम इक्विटी कितनी हुई? 4 लाख, राइट। नो, बिजनेस में भी आती है इक्विटी, ओनर्स इक्विटी, की ओनर ने कितना इन्वेस्ट की है। एसेट्स में से जब हम लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि ओनर की कितनी इक्विटी है। मींस की एसेट्स हो गया आपके पास 10 लाख, आपके टोटल एसेट्स जहां से आप मनी जनरेट कर सकते हो 10 लाख के हैं, पर आपने कर्जा ही उसमें से 7 लाख ले लिया है, तो आपकी ओनरशिप कितनी है असली में? कितनी है? 3 लाख। वेरी गुड। तो ये क्या हो गया? ओनर्स इक्विटी हो गया। तो आई होप आपको इक्विटी का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू। हमने टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर दिया है, बड़ी बड़ी विद सुरभि के नाम से क्रिएट किया है। साथ ही में अकाउंट असिस्टेंट का बैच भी लॉन्च कर दिया हुआ है। 499 ही फीस है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हमारे लिए बैच लाओ, हमें क्वेरीज वगैरह रहती हैं तो हमें पूछना रहता है। तो ठीक है, आपके लिए बैच लाया है, तो इसे जल्दी से ज्वाइन करिए, एनरोल करवाइए अपने आप को। मिनिमल सी फीस है, 499 ओनली। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो आपको कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को
ऑन कर लो कि आपको नोटिफिकेशन शो हो जाए जब भी वीडियो आए। बाय बाय, टेक केयर।